राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में मॉक नंबर 40 पे चर्चा करने वाले हैं। मॉक नंबर 40 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं मॉक नंबर 40 पे और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में श्रेया को मैथ में 90 में से 84, साइंस में 50 में से 45, कंप्यूटर में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक प्राप्त होते हैं। तो श्रेया को किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत मिला ये बताना है। तो देखो मैथ की बात करें तो मैथ में उसको 84 नंबर आ रहे हैं, कितने में से, 90 में से। साइंस की बात करें तो साइंस में उसे 45 नंबर मिल रहे हैं, कितने में से, 50 में से। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में उसे 23 मिल रहे हैं, कितने में से, 25 में से। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में उसे कितने मिल रहे हैं, 68, कितने में से, 80 में से। अब आपको सबका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो सर परसेंटेज के लिए सिंपल हम 100 का गुना कर देते हैं, यही तो करते हैं। और जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करो। सर ये 0 0 गया, सर ये 840 होगा। तो मैं 9 से काटूं, 9 9 81, कितना बचेगा, 30। फिर मैंने कहा 9 3 27, तो लगभग 93% मैथ में। अच्छा इनको सॉल्व करूं, सर ये 0 से 0 गया, 5 से यह कितनी बार, 9 बार, तो 90% आया किसमें, साइंस में। इनको सॉल्व करूं तो सर 25 से ये 4 बार और 4 गुना में 23 करूं तो 92% आया किसमें, कंप्यूटर में। इनको सॉल्व करूं तो सर ये 20 से 4 बार, सर 20 से ये 5 बार और 4 से इसको काट दूं 17 बार, 17 में 5 का गुना, 85% आया इंग्लिश में। तो सबसे अधिक परसेंटेज मुझे कहाँ दिख रहा है, श्रेया का मैथ में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, आसान था, इजी था। अगले को देखे भैया, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है। एक धनराशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15% की रेट से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर उसी रेट से 6 वर्षों के साधारण ब्याज इतना रुपया कम है। मतलब क्या कह रहा है, कोई मूलधन है उस पर 15% के रेट के हिसाब से 4 वर्ष का और 15% के रेट के हिसाब से 6 वर्ष के, एसआई का अंतर 4500 है। तो भैया कर लो, 15% का रेट कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और 15% का रेट कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। इनका डिफरेंस 4500 दिया है। धनराशि का मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, इसको गुना करो। सर 15 छक 90 और ये 15 चौका कितना होगा, 60। 90 में से 60 घटाओगे सर 30% का वैल्यू 4500 दिया है। और हमसे मूलधन पूछ रहा है तो सर 100% निकालना है। 4500 में किसका भाग लगेगा सर, 30 का, और गुना किसका करना है, 100 का। सर 30 से ये साफ साफ दिख रहा है 150, और 150 में 100 का गुना 15,000। 15,000 ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है सर, सी में। क्लियर है कि 15 छक 90%, 6 वर्षों का ब्याज, और 15 चौका 60, 4 वर्षों का ब्याज, दोनों का अंतर 30, क्वेश्चन में अंतर 4500, 100% का मान आपने निकाल दिया। अगले को देखो सर, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। एक निश्चित ब्याज पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना इतना। अरे भैया बहुत आसान है। 2 वर्षों का एसआई 1600 है, 2 वर्षों का सीआई 1760 है, तो मूलधन बताना है। ट्री मेथड यूज करेंगे, आपको ये चीज पहले भी बताया है। 2 वर्ष का एसआई और सीआई की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष का एसआई कितना है सर, 1600। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा सर, 800। दूसरे वर्ष का भी कितना, 800, तभी 2 वर्ष का 1600। और ये वैल्यू ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है, तो सर 1600, यह कितना ज्यादा है, 160 ज्यादा है। 2 वर्षों का सीआई 1600 से कितना ज्यादा है, 2 वर्षों के एसआई से 160, तो ब्याज के ऊपर ब्याज 160 का मिला होगा। तो कहने का मतलब जब ट्री मेथड हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा दिया था ना कि सर ये दोनों जोड़ोगे तो एसआई आएगा, और इन सबको जोड़ोगे तो ये क्या आता है, सीआई। ये दोनों जोड़ा 2 साल का एसआई, और इन सबको जोड़ा तो 2 साल का सीआई। तो कैलकुलेट कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे, तो सर 160 रुपए का ये जो ब्याज मिला है वो 800 पे मिला है, ठीक है सर। तो परसेंट में वैल्यू क्या होगा, 100 का गुना कर देंगे। सर 2020 गया और 8 से यह वैल्यू 20 बार, तो ब्याज हर साल 20% का चल रहा है। मतलब यहाँ भी 20% का ब्याज मिला होगा तो 800 आया होगा, यहाँ 20% का ब्याज मिला होगा तो 800 आया होगा, और 20% का ब्याज मिला होगा तो 160 आया होगा। मतलब क्या है कि मूलधन का 20% 800 मिल रहा है। सर मूलधन का जो 20% है वही तो 800 है।
क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज होता ही है मूलधन के ऊपर ब्याज, तो सर मूलधन हमें पता नहीं, उस पर 20% का ब्याज मिला होगा तो 800 आया होगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 800 बटा 20 और परसेंट हटा दे तो सर 100। 20 से यह वैल्यू 5 बार कटेगा और 800 में 5 का गुना करेंगे 4000। 4000 का मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर डी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ये इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, अगले को देखिए। कह रहा माध्य और बहुलक का अंतर ज्ञात करें। ठीक है सर, माध्य कैसे निकालोगे? तो सर ये x का मान दिया है, ये f का मान दिया है, तो पहले f गुना x तो निकालना ही पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर ये काम तो करना पड़ेगा। करो फिर तो ये काम, इसको आगे बढ़ा लेते हैं बॉक्स में। ठीक है, अब देखो गुना करो, तो 8 में 6 का गुना आपने किया सर 48 आया, 7 में 3 का गुना किया 21 आया, 8 में 7 का गुना किया 56 आया, 9 में 2 का गुना 18 और ये 2 में 20 में 10 का गुना 200। तो सर इनका योग भी करना होगा, करिए। 8 1 9, 9 6 15, 15 और 8 कितना? तो सर 23 का 3 हासिल कितना? 2। 4 2 6, 6 5 11, 1 12 और 2 14 हासिल कितना? 1, 2 और 1 3। तो इनका टोटल 343 आया। तो सर इनका टोटल क्या आएगा? 20 2 22 और 8 30 और 10 40। तो मीन कैसे निकालोगे सर? तो मीन ऐसे निकालते हैं सर, जो भी f गुना x होता है उनका टोटल बटा बारंबारता का योग, भाग लगाओ। बताओ सर 40 से ही डायरेक्ट काट दें क्या? बोलोगे जी सर। 40 से 8 बार 320 हो जाएगा। अरे 40 से काटोगे 8 बार 320, 4 8 32, 320, तो 23 बचेगा। दशमलव लगाओगे, एक जीरो बैठाओगे तो सर 230 होगा। फिर कितनी बार काटोगे सर? 5 बार, क्योंकि 4 40 पंचे कितना? 200, कितना बचेगा? 30, तो जीरो हो गया तो 300। फिर 7 बार 280, कितना बचा? 20, एक जीरो बैठाया 200, फिर 5 बार। तो आपने कहा कि सर माध्य कितना होगा? 8.575। अब सर बहुलक निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं? मोड। कहाँ निकाल दें? यही मोड निकाल दूं? ठीक है सर, मोड भी तो बोला है, मोड निकालो। तो मोड के लिए देखते हैं कि f का मान सबसे ज्यादा कहाँ है? 20 है, और 20 किस आंकड़े को दर्शाता है? 10 को। तो सर बहुलक कितना हो गया? 10। इनका अंतर पूछा है तो डिफरेंस निकाल दो सर, डिफरेंस निकाल दो। सर बहुलक 10 है, बहुलक 10 है और माध्य है 8.575। घटाओ सर, 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 1 होगा। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्या किया मैंने? पहले मैंने 1000 में से इसको घटा लिया 425, क्योंकि इसको मैंने 10.30 ले लिया। फिर ये 9 बचा, और 9 में से 8 घटेगा 1, तो 1.425 वर्ष इनके बीच का अंतर होगा। किनके बीच का? माध्य और बहुलक के बीच का। अगले को देखो सर, 5वां। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। एक थैली में 3 लाल गेंद है। रेड कलर के कितने हैं सर? 3 है। और ब्लैक कलर के कितने हैं सर? 7 है। ठीक है, 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के रैंडम रूप से निकाला गया। क्या लिखा? बिना प्रतिस्थापन का मतलब कि बिना रिप्लेसमेंट के है ना, रैंडम तरीके से निकाला गया। कहने का मतलब 2 गेंद निकालना है, तो जैसे पहला गेंद निकाल लिया तो वापस उसको डाला नहीं, उसको अलग साइड कर लिया, अब जो बचा उसमें से दूसरा गेंद निकाल लिया। तो यही कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, 2 गेंद को रैंडम तरीके से निकाला गया। क्या कह रहा है? जो 2 गेंद निकाला गया ना, उसमें जो फर्स्ट बॉल है वो तो फिक्स है कि रेड ही निकला है। कि मैंने क्या किया, एक बॉल निकाला पहला, तो वो रेड कलर का ही है, उसको साइड कर दिया। आगे कह रहा है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा बॉल निकाले ना वो भी रेड कलर का ही हो। तो पहले तो अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो ये बता दीजिए, ये जो घटना है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे? तो सोच के देखो कि पहला बॉल मैंने निकाला, रेड है, तो रेड को तो मैंने हटा दिया। हमसे कह रहा है कि जो दूसरा बॉल निकालूं उसके रेड होने की क्या संभावना है? तो पहला जो रेड आया है उसका कोई लेना देना दूसरे रेड वाले बॉल से है क्या? नहीं। तो ये घटना क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमसे यही कह रहा है कि पहली गेंद लाल हो तो दूसरी की लाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताओ। तो देखो भैया, यहां पे सीधी सी बात यह है कि जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहली तो रेड और जो दूसरी निकालनी है वो भी रेड हो, और दोनों क्या हो? रेड हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं?
प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इनका गुना करेंगे। कैसे सर? पहला निकाले वो भी रेड हो, दूसरा निकाले वो भी रेड हो, दोनों ही रेड हो तो इंटरसेक्शन का यूज करते हैं ना, और का मतलब। अच्छा, घटना इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं? इतना गुना इतना, पढ़ा रखा है ना कि अगर P A इंटरसेक्शन B है और घटना इंडिपेंडेंट है तो सिंपल क्या करोगे? PA गुना PB, इसको गुना करोगे तो इसका मान आ जाएगा। तो वही चीज कि पहला भी रेड दूसरा भी रेड, दोनों ही रेड होने चाहिए, लेकिन इसमें निकालने का तरीका अलग है। पहला निकाल के अलग रख दिया, वो रेड है, अब दूसरा निकालो उसकी रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो पहले रेड आने का दूसरे रेड आने का कोई लेना देना है नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो हमें ओवरऑल पहला रेड और दूसरा रेड इन दोनों को गुना कर देना है, वही हमारी क्या हो जाएगी? दोनों की रेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, सुनना मेरी बात को, स्टार्टिंग में टोटल कितने गेंद हो गए सर? 7 और 3 10 हो गए। तो अगर मैं PR1 निकालूं, मैं यहां निकाल लेता हूं कि पहले वाले बॉल की चर्चा कर रहा हूं, पहले वाला बॉल रेड ही कलर का होना चाहिए। तो मैं कहूंगा रेड है तो रेड में से ही चुना होगा, बोलोगे जी सर। तो मैंने कहा 3 में से एक रेड चुना होगा, रेड कलर का 3 ही तो है। और टोटल क्या होगा? तो टोटल सर 7 और 3 10 में से एक, यही तो होगा। पहले वाले की रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो यही तो होगा कि सर टोटल 10 गेंद है, 10 में से एक चुना मैंने, ठीक है। ये तो मेरा टोटल आउटकम। फेवर में क्या है? तो 3 रेड में से एक रेड होना चाहिए, 3C1। तो मैंने कहा कि पहले की रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/10। अब मैं कह रहा हूं कि सर दूसरे की रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यहां लिख रहा हूं, दूसरे की रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप कहोगे सर सुनो मेरी बात को, एक रेड वाला बॉल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो रेड के तो 2 ही बॉल बचे। अरे बोलो हाँ या ना, कि मैंने पहले एक रेड बॉल निकाल के रख दिया अलग, तो अब सर उसमें टोटल 9 गेंद होंगे, पहले 7 और 3 10 थे, अब टोटल 9 ही बचेंगे क्योंकि एक रेड मैं निकाल चुका हूं। अब जो बॉल बच रहे हैं उसमें से मुझे एक रेड चुनना है, तो अब रेड 2 बचेंगे। अब रेड 3 में से एक गए तो 2 बचेंगे, तो मैंने कहा कि इस 2 में से ही एक रेड चुन लो और टोटल 9 में से एक, क्योंकि टोटल क्या हो जाएगा? 7 2 9, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में से मेरा फेवर में आउटकम क्या होगा? 2C1। इसका वैल्यू क्या होगा? 2/9। तो भैया आंसर क्या होगा? इसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/10, इसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/9। इनको सॉल्व कर दो, 6/90, और 6 से ये कट जाएगा, 1/15। 1/15 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? दोनों गेंद एक साथ निकालने की बात नहीं कर रहा है, ये चीज पढ़ लेना कि 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के रैंडम रूप से निकालना। इसका मतलब क्या? पहली गेंद लाल है तो दूसरे की लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहली गेंद, 2 गेंद 2 बार में निकाला, पहले निकाला लाल हुआ, उसको साइड कर दिया, अब दूसरा निकाले वो लाल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहला भी लाल दूसरा भी लाल, इनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है। तो इनका वैल्यू निकाल लें तो सर वही हो जाएगा दोनों की लाल होने की प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने इनका निकाला, शुरुआत में मेरे पास टोटल 10 गेंद थे, ठीक है, तो 10C1, और हमें 3 रेड था तो 3 में से एक रेड निकाल दिया, 3C1। तो 3/10 पहले वाले केस में रेड आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा वाला रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक निकाल चुके हैं, तो 7 और 2 9, 9 में से एक टोटल, 2 में से एक फेवरेबल आउटकम, 2/9, दोनों गुना कर दिया, 1/15 क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे देखो, जो भी व्यक्ति PSI और RS की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं PSI का, तो आपको 1000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और कोई बच्चा कंप्लीट RS के रीजनिंग का बैच परचेज करना चाहता है तो 1100 में मिल जाएगा। साथ साथ में कोई अगर PSI मैथ्स के लिए कंप्लीट बैच लेना चाहता है तो 900 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा चाहता है नहीं सर हमें PSI का रीजनिंग मैथ कॉम्बो चाहिए या RS का रीजनिंग मैथ कॉम्बो चाहिए, तो ये भी अवेलेबल हो जाएगा। PSI के लिए प्राइस रीजनिंग मैथ कॉम्बो का 1500 और RS के लिए प्राइस क्या है? 1600 रुपया। और ये जो सारे बैच है वो कहाँ अवेलेबल होंगे? तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा एप्लीकेशन का, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके आप बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये तो आसान है। कह रहा है कोई नंबर 11 और 13 दोनों से कट रहा है, तो सर 11 भी प्राइम है 13 भी प्राइम है, तो 11 13 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 11 गुना 13 से भी कटेगा। सीधा सीधा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए सही है।
इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। आगे देखो 7वां, एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। ओवरऑल है सर, ये किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का। वर्ग का क्या है सर? एरिया है। कितना है सर? 169 है। तो सर वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 169, तो भुजा कितना आया होगा? 13। बोलो हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर है क्या? ठीक है। यदि उसी तार को एक वृत्त के लिए मोड़ा गया, मतलब वर्ग को वृत्त में कन्वर्ट किया गया, और आपको हमेशा पढ़ाया है एक 2D को अगर दूसरे 2D में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सर इनका जो परिमाप होता है ये क्या होता है? समान होता है। बोलो ये वाली बात पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है। तो सर तुमने वर्ग को वृत्त बना दिया, तो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर होगा। तो वर्ग का भुजा पता है, तो क्या मैं वर्ग का परिमाप निकाल लूं? बोलोगे जी सर, 4 गुना भुजा, कहने का मतलब 13 चौका 52। और जो वर्ग का परिमाप है वही वृत्त का परिमाप होगा, वही वृत्त का क्या होगा? पेरीमीटर, कहने का मतलब परिधि। तो वृत्त का परिधि भी क्या होगा सर? 52 ही होगा। ठीक है, जो वर्ग का परिमाप वही वृत्त का। अब मुझे बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 44/7 आर, 52 के बराबर। तो आर का मान निकालूं तो आप कह सकते हो ना 52 गुना 7/44। मैं इसको कैलकुलेट अभी करके टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है निकटतम वैल्यू निकालना है, तो एक साथ ही कैलकुलेशन करूंगा, जो भी निकटतम होगा हो जाएगा। तो आपको उस वृत्त का एरिया बताना है। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा है? पाई, जिसका मान 22/7। आर स्क्वायर, तो आर का मान तो आपने ये निकाला है क्या? 52 गुना 7/44। इसको 2 बार लिख दो, 52 गुना 7/44, 52 गुना 7/44। अब ये मैं सब एक साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा लग रहा है। स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में ही टाइम खराब हो जाता, आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते। अब मुझे बताओ सर, ये 7 से 7 कटेगा? जी सर। 22 से सर ये 2 बार कट जाएगा? जी सर। 2 से सर ये 26 बार कट जाएगा? जी सर। फिर मैं काटूं सर, 4 से काट दूं, 4 से यह कितनी बार कट जाएगा सर? 11 बार। और 4 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? 13 बार। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर है 13 7 91, 13 7 91 गुना 26। तो सर 91 गुना 26 तो करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 6 9 6 54, 2 9 दूनी 18, सर ये 6 ये 6 ये 2 और ये 8 5 13 होता है ना, ये 3 और ये 2। तो मैंने कहा सर 13 गुना 7 91 में 26 का गुना करूंगा तो 2366 बनेगा, और इसमें 11 का भाग लगाना है। तो 11 से काटो, 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 1 और 6 16, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 5 और 6 56, 11 पचे 55। आगे जाएंगे दशमलव में आएगा तो लगभग किसके करीब में आंसर होगा? 215 के करीब में। तो मैंने पूरा एक साथ कर लिया ना, तो कैलकुलेशन कम पड़ा। यही काट पीट के टाइम खराब कर रहे होते ना, पॉइंटों में त्रिज्या निकाल रहे होते, तो काम गड़बड़ हो जाता। तो जब भी निकटतम कर रहे हो तो कोशिश करो कि शुरू में कैलकुलेशन कम करे, लास्ट में एक साथ कर लोगे, काम आसानी से बन जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? 215। अगले को देखो भैया, 8वें को कह रहा है 4a स्क्वायर और x का मध्यानुपात ये है। तो आपको पढ़ाया है कि मध्यानुपात का मतलब दूसरा पद। तो मैंने कहा अगर a b c ये 3 पद है तो मुझे मध्यानुपात निकालना है, तो ये जो दूसरा वाला पद है ना, इसका स्क्वायर कर दो और पहले और तीसरे के गुना के बराबर कर दो। यही तो पढ़ाया है मध्यानुपात। तो मुझे बताओ अगर ये मध्यानुपात है तो सर ये दूसरा पद है, इसका स्क्वायर करना होगा, और बराबर क्या करना होगा? पहला और तीसरे का गुना। पहला क्या है? 4a स्क्वायर, और तीसरा क्या है? x। मुझसे क्या कह रहा है? सर इस x का मान निकालो, मतलब सर ये तीसरा पद निकालो। निकाल लो सर, ये 1/5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर गुना क्या? x। तो x का मान क्या होगा सर? 1/25 a स्क्वायर, और ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, मतलब 1/4a स्क्वायर। सॉल्व करोगे सर तो 25 चौका तो 100 हो जाएगा, और a स्क्वायर में a स्क्वायर का गुना करोगे तो a के पावर 4 हो जाएगा। तो x का मान कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में 1/100 गुना a का पावर 4। अगले को देखो, 9वें को कह रहा एक्स वाई जेड ने क्रमशः 6, 59, 41 के अनुपात में एक राशि को निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ अर्जित किया, तो भैया वही वाली बात, प्रॉफिट क्या होता है? पूंजी गुना समय।
समय कह रहा है कि सबको वर्ष के अंत में ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो सर टाइम मेरा फिक्स है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो वही पूंजी का। तो क्वेश्चन में पूंजी का रेशियो हमें दिया है ना, क्या दिया है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का। सर इसका 6 दिया है पूंजी का रेशियो, इसका 59, इसका 41, तो जो पूंजी होगा वही लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो सर इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 100 दिख रहा है और 6 जोड़ दो, 6 गलती से बोल दिया, ऐसे हमारे बिहार में 6 ही बोलते हैं। 59, 41, 100 और 100 में 6 जोड़ोगे 106। 106 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3180। कितना गुना दिख रहा है सर, 30 गुना दिख गया ना। कैसे, मैंने हमेशा सिखाया, यहाँ इकाई 8, यहाँ 6, तो 6 3 18, तो 3 बार इसको गुना करके देखो, 3 बार में कट जाएगा, 1 0 30, 30 गुना। तो हमसे पूछा है वाई और जेड के हिस्से का अंतर, तो सर वाई और जेड के हिस्से का अंतर, इनका डिफरेंस कितने का है सर, 18 का है। अरे दिख रहा है क्या, 59, 41, 18, और रेशियो का मान कितना है सर, 30 है, तो अंतर आएगा 18 में 3 का गुना, 54 पे 1 0, 540। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है सर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो भाई, 10वें को। अब ये पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में देख रहे हो हर एक डेटा डिग्री में दिया हुआ है। हालांकि पाई चार्ट यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है और बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है। आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो सर्च करना, आरएस प्लेलिस्ट में जाना, आरएस वाले फोल्डर में, उसमें मैंने कंप्लीट पाई चार्ट पढ़ा रखा है, लाइन, टेबल, और आपका जो भी होता है बार ग्राफ, और इसके अलावा कौन सा पाई चार्ट, ये चारों तरीके के मैंने आपको ग्राफ पढ़ा रखे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखे हैं। तो वहाँ से भी आप जाकर क्या कर सकते हो, एक बार रिवीजन कर लो, ताकि उससे क्या है ना कि मॉक लगाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया वृत्त आलेख एक मध्यवर्गीय परिवार के मासिक बजट का केंद्रीय कोण के रूप में दर्शाता है। वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये एक्सपेंडिचर है, क्या क्या पे खर्च करता है एक व्यक्ति, ठीक है, और ये सारा मान किस में दिया है, केंद्रीय कोण के रूप में, मतलब डिग्री के रूप में। आगे क्या कह रहा है, तो हमें बताना है इफ द अमाउंट ऑफ फूड और एजुकेशन ड्यूरिंग 1 मंथ इज 15,000। किसकी बात कर रहा है, फूड की और एजुकेशन पे जो खर्च करता है ना टोटल, वो 15,000 करता है। तो आपको बताना है व्हाट वाज द टोटल स्पेंड इन दैट मंथ, मतलब टोटल खर्चा क्या होगा ये बताना है। तो ओवरऑल देखो, ये जो पाई चार्ट है, अलग अलग सेक्टर में एक व्यक्ति का खर्चा दर्शा रहा है महीने का। इसमें से कह रहा है ये जो फूड वाला है ना और ये जो एजुकेशन वाला है, ये दोनों मिलाकर 15,000 का खर्चा होता है। तो ये टोटल खर्चा महीने का कितना है ये बताना है। पाई चार्ट समझ गए हो तो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैंने पढ़ाया था, जब पाई चार्ट पढ़ाया था मैंने कहा कि ये जो कंप्लीट होता है ना, ये हमेशा 360 डिग्री होता है, इसको कभी चेक नहीं करते हैं। ये जितने भी वैल्यू है सबको जोड़ोगे तो 360 डिग्री होगा, और अगर ये परसेंटेज में होता तो सबको जोड़ते तो 100% ही होता, तो इसको कभी चेक नहीं करते। अब देखो, फूड का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 64 का, और एजुकेशन का कितना बन रहा है, 58 का। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे 64 में 58, तो 122 डिग्री आएगा। इस 122 डिग्री का मान क्वेश्चन में 15,000 दिया है। देखो भैया, फूड और एजुकेशन पे टोटल खर्च 15,000, हमसे कह रहा है टोटल कितना होगा, तो सर टोटल 360 डिग्री का खर्च होगा, तो 360 डिग्री का मान निकाल दो। 15,000 में 122 डिग्री का भाग लगाओ और 360 डिग्री का गुना करो, ये भैया टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा। अब सॉल्व भी करने से पहले एक चीज पढ़ लो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अप्रॉक्स में वैल्यू बताओ, अनुमानित वैल्यू बताओ, मतलब पूरा पूरा एग्जैक्ट कटेगा नहीं। तो सबसे पहले देखो, 2 से काटा सर ये 61 बार, और 2 से काटा सर ये 180 बार, कोई दिक्कत है क्या। और देखो, अगर ये 61 ना हो के 60 होता, तो क्या ये 60 से 3 बार में लगभग कट जाता, जी सर। अगर 60 से ये 3 बार में लगभग कट जाता, तो 15,000 का 3 गुना कितना होता, 45,000। तो लगभग जो टोटल खर्चा आएगा 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है सर, ए में। ऑप्शन नंबर कहाँ है सर, ए में। हालांकि इसमें 44,250 भी है, तो पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा, फिर तो पूरा पूरा आपको चेक करना पड़ेगा, पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा। ये 360 था, ठीक है, ये 180 बार में कटा, और ये कितनी बार में कटा, 61 बार में। अब तो पूरा पूरा चेक करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 45,000 है और ये कितना है, 44,250 है।
तो क्योंकि 61 हमने 60 मान के मिला तब 45,000 है, 61 मान के लिखते तो 45,000 से कम आता, तो पूरा चेक करना पड़ेगा। 15,000 में 180 का गुना करके 61 का भाग लगा दो, तो पहले 15 गुना 18 कर लो ना, तो बताओ 18 का ही गुना कर लेते हैं, 18 एकम 18 180 और 18 पंचे 90, तो मैंने कह दिया 270, सही किया है। 15 दाई 150 और 15 अठे 120, 270, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों का गुना कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को, अगली स्लाइड में ले रहा हूं। तो 270 तो आ रहा है, और 270 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 और 1 4, 1 2 3 4, इसमें 61 का भाग लगाना पड़ेगा। लगाते हैं सर, 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो 4 और 6 चौका कितना 24, यहाँ किया 6 और यहाँ 6 में से 4 घटेगा कितना 2, 26 आया 0। फिर कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, क्योंकि दिख रहा है 270 से कम वैल्यू आया है। ये भी 244, कितना सर 6 और यहाँ कितना वैल्यू आएगा 1, फिर एक 0 बैठाओगे। अब कितनी बार में जा रहा है सर, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा। तो सर 2 बार में जाएगा तो सर ये 2 आएगा और ये 6 दूनी 12 आएगा। इसी से अंदाजा लग जाएगा इसके आसपास में क्या दिख रहा है, 44 250 दिख रहा है, मतलब सर ये लगभग 44 250 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। मैं ये देख रहा था कि लगभग में निकालना है, तो मैंने इसको 60 ले लिया, 3 बार में काटे, 15 या 45,000, तो 60 लेकर 45,000 आ रहा है, लेकिन ये तो वैल्यू 60 से बड़ा है। तो जब मैं 61 से काटूंगा तो वैल्यू 45,000 से कम आएगा, लेकिन मेरे को यहाँ दिखा नहीं, 45,000 से जस्ट कम 44,250 दिया था। अगर ये नहीं दिया होता ना, मान लो ये 40,000 के करीब में दिया होता, तब तो मैं डायरेक्ट लगा देता 45,000, वो तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो आपने 15,000 में 180 का गुना करके 61 से भाग लगाया, तो इसी से डेटा क्लियर हो गया कि सर 442 तो आएगा ही, और 442 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो क्लियर है भाई, ये आपके 10 क्वेश्चन मॉक नंबर 40 RS PSI मैथ के कंप्लीट होते हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।